ओके तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्यूट इरिडोसक्लाइटिस की या एक्यूट एंटीरियर यूवेटिस की। अब एक्यूट एंटीरियर यूवेटिस को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूवेटिस होता क्या है और इसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरमीडिएट कैटेगरीज में कैसे डिवाइड कर रहे हैं। एक्यूट हम कब कहेंगे, क्रोनिक कौन सा होता है, तो बेसिक्स से समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिक्स करने के बाद हम फिर एक्यूट एंटीरियर यूवेटिस की डिटेल्स करेंगे। ठीक है, अच्छा, यूवेटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट। जब हमने बात की थी आई बॉल की तो हमने कहा था कि इसकी एक एक्सटर्नल फाइब्रस लेयर होती है और उसके एंटीरियरली प्रेजेंट होती है मिडल वास्कुलर लेयर, जिसको हमने यूवियल ट्रैक्ट का नाम दिया था। अब जो मिडल वास्कुलर लेयर है उसमें होता है कोरोइड का पोर्शन, सिलरी बॉडी का पोर्शन और आइरिस का पोर्शन। अब इन्हीं तीनों पोर्शंस की अगर इन्फ्लेमेशन हो ड्यू टू एनी कॉज दैट विल बी कॉल्ड एज यूवियाइटिस। ठीक है, तो यूवियाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है आइरिस की, सिलरी बॉडी की और कोरोइड की। कोरोइड की होगी तो कोरोइडाइटिस, आइरिस की होगी तो अराइटिस, सिलरी बॉडी की होगी तो साइक्लाइटिस। सिलरी बॉडी के लिए हम साइक्लिक वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, साइक्लाइटिस। ठीक है, अच्छा, ये बात होगी। तो फिर हम इसको डिवाइड करते हैं, यूवेटिस को क्लासीफाई करते हैं। इसकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें वी हैव एंटीरियर यूवियाटिस, वी हैव इंटरमीडिएट यूवियाटिस एंड वी हैव पोस्टीरियर यूवियाटिस। और ये सब हैं उन तीन स्ट्रक्चर्स की ही इन्फ्लेमेशन को। ठीक है, हम डिवाइड कर रहे हैं बस। एंटीरियर यूवियाटिस में वी हैव अराइटिस, वी हैव इरिडोसक्लाइटिस, इसमें आइरिस और सिलरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन होगी, एंड वी हैव एंटीरियर साइक्लाइटिस, इसमें जस्ट एंटीरियर पोर्शन ऑफ सिलरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन होगी। इंटरमीडिएट यूवियाटिस में वी हैव पार्स प्लेनाइटिस। अब पार्स प्लेन एक्चुअली हमारे पास सिलरी बॉडी का ही पोर्शन है। ठीक है, पार्स प्लेनाइटिस जो पोस्टीरियर पोर्शन है सिलरी बॉडी का, उसे हम पार्स प्लेना कहते हैं। तो पार्स प्लेनाइटिस, पोस्टीरियर साइक्लाइटिस एंड हाइलाइटिस, हाइलाइट बॉडी होती है ना एक, उसकी इन्फॉर्मेशन को कहते हैं। तो पार्स प्लेनाइटिस, पोस्टीरियर साइक्लाइटिस एंड हाइलाइटिस, ये तीनों इंटरमीडिएट यूवेटिस में आते हैं। पोस्टीरियर यूवेटिस में वी हैव कोरोइडाइटिस। कोरोइड बॉडी इज एक्चुअली पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सिलरी बॉडी, जो पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन होता है सिलरी बॉडी का, जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम अराउंड द ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्टिक डिस्क ऑल द वे टू द ओरा सेरेटा, उसे हम कहते हैं कोरोइड। तो कोरोइडाइटिस एंड कोरियोरेटनाइटिस, इसमें रेटना का पोर्शन में इन्वॉल्व हो जाए, मतलब बहुत ही पोस्टीरियर पोर्शन की इन्फॉर्मेशन, राइट। तो वी हैव कोरोइडाइटिस, कोरियोरेटनाइटिस एंड रेटिनो कोरोइडाइटिस, जो मतलब रेटना से स्टार्ट हुई कोरोइड को इन्वॉल्व कर लिया। और पैन यूवियाटिस हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ यूवियाटिस, इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सारे पार्ट्स इन्वॉल्व, हम कहते हैं पैन यूवियाटिस। लेकिन अभी हम बात करेंगे एक्यूट इरिडोसक्लाइटिस की। अच्छा हाँ, फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड अपॉन इट्स सिम्टम्स। अगर सडन ऑनसेट हो और 6 वीक्स से 3 मंथ्स के अंदर अंदर सिम्टम्स रिजॉल्व कर लें, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्यूट यूवेटिस। अगर मोर देन 3 मंथ्स सिम्टम प्रसिस्ट करें और जो ऑनसेट है वो भी सीरियस हो, दैट विल बी क्रोनिक यूवेटिस। और अगर बार बार यूवेटिस के एपिसोड्स हो रहे हैं, दैट विल बी रिकरेंट यूवेटिस। ये तीन इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है। देन हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। एक होता है नॉन ग्रेनुलोमेटस यूवेटिस और एक होता है ग्रेनुलोमेटस यूवेटिस। नॉन ग्रेनुलोमेटस यूवेटिस में बेसिकली ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन नहीं होती। और हम आगे कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स की बात करेंगे या कैराटोटिक प्रेसिपिटेट्स की बात करेंगे, विच आर दी इन्फ्लेमेटरी सेल्स अटैच टू द एंडोथीलियम ऑफ द कॉर्निया, उसको हम कैरेटिक प्रेसिपिटेट कहते हैं। इन केस ऑफ नॉन ग्रेनुलोमेटस यूवेटिस, ये जो कैरेटिक प्रेसिपिटेट होते हैं ये मीडियम साइज़ के होते हैं, जबकि इन केस ऑफ ग्रेनुलोमेटस यूवेटिस एक तो इसमें हमें पॉलीमॉर्फ्स मिलेंगे या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स मिलेंगे। ग्रेनुलोमेटस यूवेटिस में मोस्टली हमें लिम्फोसाइट्स मिल रहे होते हैं और जॉइंट सेल्स मिल रहे होते हैं, साथ में से मटन फैट कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स होते हैं। मटन फैट कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स मीन्स कि बहुत लार्ज साइज के कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स होते हैं, केस में मीडियम साइज के कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स होते हैं। देन इसकी एटियोलॉजी की बेसिस पर इसको डिवाइड करते हैं। एक होती है इन्फेक्शियस यूवेटिस, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्टिव यूवेटिस। इन्फेक्टिव एज अ नेम इंडिकेट्स, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा होगा। नॉन इन्फेक्टिव में ये किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ का पार्ट हो सकता है, ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से हो सकता है। इडियोपैथिक 90%, यहाँ तो 50% केसेस लिखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ यूवेटिस आर इडियोपैथिक। इडियोपैथिक कॉज का पता ही नहीं चलता। ठीक है, और एक बात है कि वो नॉन इन्फेक्टिव होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से नहीं होते, नॉन इन्फेक्टिव होते हैं। फिर नॉन इन्फेक्टिव में वजह क्या है वो हमें समझ नहीं आती, आइडेंटिफाई ही नहीं होती इसकी कॉज, तो फिर हम इसको इडियोपैथिक कैटेगरी में लिखते हैं। अच्छा, ये बातें सारी हो गई हैं, ये हमने बेसिक सी बातें की हैं। अब हम जो मेन टॉपिक है हमारा वो है एक्यूट इरिडोसक्लाइटिस या एक्यूट एंटीरियर यूवियाटिस। ठीक है, क्योंकि इरिडोसक्लाइटिस और एंटीरियर यूवियाटिस में क्लासीफाई किया था ना हमने, रिमेंबर। तो हम इसकी एक्यूट वैरायटी तो देखेंगे जो जिसके सिम्टम सडनली अपीयर होते हैं और 6 वीक से 3 महीने के अंदर अंदर रिजॉल्व कर जाते हैं। ठीक है, इट इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइरिस एंड द सिलरी बॉडी, इसको हम एक्यूट इरिडोसक्लाइटिस कहते हैं। और इसकी जो एटियोलॉजी है ये इडियोपैथिक है, हमें इसकी एटियोलॉजी समझ ही नहीं आती। और एक्यूट इरिडोसक्लाइटिस या एक्यूट एंटीरियर यूवियाटिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ यूवियाटिस, और मोर देन 90% ऑफ केसेस में यही होता है।
और ठीक है, और इसके हमें कॉज समझ नहीं आती, इडियोपैथिक कॉज है। पैथोजेनेसिस क्या है, इसके सिम्टम्स क्यों अपीयर होते हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स अपीयर होते हैं एक्यूट एंटीरियर यूवेटिस के, उसमें 5-6 मैकेनिज्म्स हैं। एक तो ये होता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही होती है आयरस और सिलरी बॉडी की, वो तो हम समझ चुके हैं, इन्फ्लेमेशन है आयरस और सिलरी बॉडी की। सेकंड, स्पैज्म हो जाता है सिलरी बॉडी, क्योंकि सिलरी बॉडी में स्पून मसल पड़ा हुआ है ना, सिलियरिस मसल पड़ा हुआ है, उसका स्पैज्म हो जाता है। थर्ड, वेस्कुलर डायलेटेशन हुई होती है उस एरिया में। फोर्थ, जब वेस्कुलर डायलेटेशन होगी तो इंक्रीज हो जाएगी कैपिलरी परमेबिलिटी भी। फिफ्थ, कीमोटैक्सिस होता है इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इनटू द आई। सिक्स, सेकेंडरी ग्लोकोमा हो जाता है। सेकेंडरी ग्लोकोमा क्यों होता है, ड्यू टू साइनेकी फॉर्मेशन। साइनेकी क्या होता है, साइनेकी सिंपली फाइब्रोसिस, और ये भी दो तरह के साइनेकी होते हैं, एंटीरियर साइनेकी एंड पोस्टीरियर साइनेकी। एंटीरियर साइनेकी होते हैं बिटवीन द प्यूपिल और द आइरिस एंड द कॉर्निया। पोस्टीरियर साइनेकी होती है बिटवीन आइरिस और द प्यूपिल एंड द लेंस, एंटीरियर कैप्सूल ऑफ लेंस। तो इस केस में मोस्टली पोस्टीरियर साइनेकी बनते हैं, साइनेकी बनते हैं या फाइब्रोसिस होती है, उसकी वजह से ना पिपलरी ब्लॉक होता है। पिपलरी ब्लॉक होता है तो जो एक्वस ह्यूमर है उसको फ्लो का रास्ता नहीं मिलता और ग्लोकोमा कॉज होता है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्लोकोमा। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स, ये सारे जो डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स हमें मिलते हैं ना एज अ रिजल्ट ऑफ यूवेटिस, वो इन मैकेनिज्म्स की वजह से मिल रहे होते हैं। तो आपने ये मैकेनिज्म याद रखते हैं, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइरिस एंड सिलरी बॉडी, इसकी वजह से हमें कंजेशन मिलती है, आई की आई रेट मिलती है। स्पैज्म होता है सिलरी बॉडी का, जिसकी वजह से विजुअल एक्यूटी रिड्यूस होती है। वेस्कुलर डायलेटेशन और इंक्रीज सिलरी इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी की वजह से हमें एडिमा मिलता है आइरिस का। और कीमोटैक्सिस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से हमें केरेटिक प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, और एंटीरियर चैम्बर में हमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलते हैं, और सेकेंडरी ग्लोकोमा की वजह से हमें अगेन ग्लोकोमा की कंप्लेंट मिलती है, ठीक है। तो सिम्टम क्या होते हैं क्लिनिकल फीचर्स की वजह से, जो हमने कहा कि मोस्ट कॉमन केस तो है ही, लेकिन इसके सिम्टम हमें क्या मिलते हैं। तो सडन ऑनसेट पेन होता है, इसको हम डीप ऑक्यूलर पेन क्लासीफाई करते हैं, और टिपिकली वर्स होता है एट नाइट, ठीक है। ये तो डीप ऑनसेट ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ पेन है, क्योंकि एक्यूट रेडियोसेक्लाइटिस है इसलिए सडन ऑनसेट ऑफ पेन होता है, और पेन अगेन इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा होता है। सेकेंडली, डिक्रीज विजन होती है, जो हमने देखा कि डिक्रीज विजन क्यों थी, स्पैज्म ऑफ सिलरी बॉडी की वजह से। थर्ड, फोटोफोबिया है, क्योंकि अगेन वहाँ पे एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है, तो सडन ऑनसेट ऑफ पेन, डिक्रीज विजन एंड फोटोफोबिया, तीन ये क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। बाकी जो फीचर्स आते हैं इसमें वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा लेक्रीमेशन भी होती है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स, रेडनेस ऑफ आई। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कंप्लेन है, पेन, रेडनेस, लेक्रीमेशन और डिक्रीज विजन और सडन ऑनसेट ऑफ डीप ऑक्यूलर पेन, फोटोफोबिया। तो इसलिए हम ना एक्यूट यूवेटिस को क्लासीफाई करते हैं एज अ डिजीज़ विच कॉजेज पेनफुल रेड आई। एक और डिजीज़ भी है जो पेनफुल रेड आई कॉज करती है, दैट इज़ एक्यूट एंगल क्लोजर या एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा, ठीक है। तो हमने इसको एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा से भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइंस हम कैसे क्या पिक करेंगे एग्जामिनेशन पे, एक तो विजुअल एक्यूटी रिड्यूस हुई होगी पेशेंट की, क्योंकि एडिमा हो रहा है प्यूपिल में, आयरस में, कॉर्निया में। सेकेंडली, लिम्बस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो लिम्बस में सर्कम कॉर्नियल कंजेशन हो गया, एज यू कैन सी कि अराउंड द लिम्बस सर्कम कॉर्नियल कंजेशन है। तीसरा ये कि कॉर्निया के लेवल पे हमें केरेटिक प्रेसिपिटेट मिलेंगे विच आर द इन्फ्लेमेटरी सेल्स डिपोजिटेड ऑन द एंडोथेलियम ऑफ द कॉर्निया, और ये पैथोग्नोमिक साइन है किसका, इरिडोसेक्लाइटिस का या एंटीरियर यूवेटिस का। एनीवे, एंटीरियर चैम्बर को जब हम स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में स्टडी करें तो हमें एंटीरियर चैम्बर में क्या मिलेगा, तो हमें एक्वस फ्लेयर मिलेगा। एक्वस फ्लेयर क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड एक्वस बैरियर। ब्लड एक्वस बैरियर के ब्रेकडाउन की वजह से कुछ प्रोटीन लीक होकर एंटीरियर चैम्बर में आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं एक्वस फ्लेयर, ठीक है। सेकंड, एक्वस सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी मिलते हैं हमें एक्वस ह्यूमर में। थर्ड होता है फिब्रिनस एक्सुडेट। फिब्रिनस एक्सुडेट हमें उस केस ऑफ इरिडोसेक्लाइटिस से मिलते हैं जिसमें HLA-B27 की वजह से यूवेटिस हुआ। जो HLA-B27 या ऑटो इम्यूनिटी एसोसिएटेड यूवेटिस, उसमें फिब्रिनस एक्सुडेट मिलते हैं एंटीरियर चैम्बर में। देन हाइपोपियन, हाइपोपियन इज द प्रेजेंस ऑफ पस इन द एंटीरियर चैम्बर, वो भी हमें सीवियर इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट कर रही होती है, वो भी हमें एंटीरियर चैम्बर में मिल सकती है। आई की फ़ोटो आपने ये याद रखते हैं, अगर ये फ़ोटो उसमें है तो अपना आइडेंटिफाई कर लेना है। एज यू कैन सी कि इसमें कंजेशन है, सीवियर कंजेशन है, हमें सर्कम कॉर्नियल रीजन में सीवियर कंजेशन मिल रही है, ओवरऑल जो कंजंक्टिवा है पूरा कंजेस्टेड है। और इसके अलावा हमें आयरिस के पोर्शन में एडिमा नज़र आ रहा है, एज यू कैन सी है, राइट। और इसमें ये फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें केरेटिक प्रेसिपिटेट्स मिल रहे हैं, यू कैन आइडेंटिफाई, राइट। छोटे छोटे से प्रेसिपिटेट्स हैं, और ये होते हैं कि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। और क्या साइन मिल सकते हैं इंपॉर्टेंट, तो आयरिस मडी होगा इन appearance due to the presence of exudate, as you can see here as well, iris is muddy. Pupil हमें pupil में मायोसिस मिलेगी, ठीक है। pupil constricted होगा, pupil में मायोसिस होगी, और sluggish होगा in reaction to light, क्योंकि pupillary जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर pupillary जो मसल है उसका स्पैज्म हुआ हुआ इसलिए।
तो कंस्ट्रिक्टिव पीपल एज यू कैन सी इन दिस इमेज एज वेल, एंड पीपल इज कंस्ट्रिक्टिव वाई, क्योंकि स्फिंक्टर पीपलरी का या स्फिंक्टर पीपली का मसल का स्पैज्म है, इस वजह से पीपल कंस्ट्रिक्टेड है। और क्या फाइंड होगी, पोस्टीरियर साइनिकी होगी, और मैंने पहले बताया कि क्या होते हैं, ये एडहेशन होती है, फाइब्रोसिस होती है बिटवीन द पीपल मार्जिन एंड द एंटीरियर लेंस कैप्सूल ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फिब्रिन रिच एक्सुडेट। जो फिब्रिन रिच एक्सुडेट है, मैंने बताया कि फिब्रिनस एक्सुडेट होता है ना, इसमें एंटीयूवेटिस फिब्रिनस एक्सुडेट बनता है, तो फिब्रिन रिच एक्सुडेट ने एडहेशन बनानी है, ऑर्गेनाइजेशन कर ले रही है बिटवीन द एजेस ऑफ द पीपल या पीपल मार्जिन एंड द एंटीरियर लेंस कैप्सूल, जिसकी वजह से समटाइम्स पीपल की शेप भी इरेगुलर हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा एंटीरियर विट्रस में हमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलते हैं, तो एंटीरियर जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं तो हमें एंटीरियर चैम्बर में मिले हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमें एंटीरियर यूविट्रस में भी मिल सकते हैं, क्योंकि एंटीरियर यूवेटस इसलिए। अच्छा, मीडिया को हम देखेंगे तो हमें रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट मिलेगा, पुअर मिलेगा, और जो डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी पे हमें रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट मिलेगा, पुअर मिलेगा। लब के जो फंडस होगा उसकी नॉर्मल फाइंडिंग होगी, क्योंकि रेटिना की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, क्योंकि जस्ट आयरिस की और उसकी सिलेरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट, और इसलिए जो रेटिना होगा वो टोटली नॉर्मल अपीयर होगा। रेड रिफ्लेक्स अब नॉर्मल हो सकता है क्योंकि एडीमा है, अगेन मडी आयरिस है ना, इसलिए थोड़ा सा मास्क हो जाएगा रेड रिफ्लेक्स। देन टेंडनेस होगी आई बॉल की, मे बी प्रेजेंट ऑन पल्पेशन, क्योंकि अगेन एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस गोइंग ऑन है। इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स कर ली हैं किसकी, इन केस ऑफ एंटीरियर यूवेटिस, उसके सिम्टम भी कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट साइंस भी कर लिए हैं। डिफरेंशियल्स आर इंपॉर्टेंट। जो इरिडोसेक्लाइटिस इट मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा, उसमें भी पेनफुल रेड आई होती है। इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या कर सकते हैं फॉर एंटीरियर यूवेटिस, एक बात तो तय है कि ये इडियोपैथिक है, तो हमें कोई भी पॉजिटिव फाइंडिंग्स ऐसा मिलेंगे नहीं, ये बात अपने माइंड में रखनी। स्टिल हम जो एक नॉन स्पेसिफिक सी टेस्ट करा लेते हैं इन ऑर्डर टू चेक फॉर एनी एसोसिएटेड डिजीज़, वो देख लेते हैं। सो इडियोपैथिक एटोलॉजी इज द मोस्ट कॉमन कॉज, इसलिए हमें इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मली मिलती है, लेकिन स्टिल हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं ये देखने के लिए कि किसी और सिस्टैटिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड नहीं है ये इरिडोसेक्लाइटिस, ताकि हम उसको क्योर करें, उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। तो एक तो हमने कंप्लीट सीबीसी कराना है, ठीक है, वो तो एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है। ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन कराना है टू चेक फॉर एनी ऑन गोइंग इन्फ्लेमेशन। ब्लड शुगर भी करानी है, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करानी है फॉर सिफिलिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस टू चेक फॉर एनी ऑन गोइंग इन्फेक्शन। टेस्ट कराना है एएनए के लिए, आरएच फैक्टर के लिए, और ल्यूपस एरिथेमेटोसिस सेल्स के लिए, टू चेक कि अगर उस पेशेंट में एसएलई तो नहीं, क्योंकि समटाइम्स एसएलई भी एक सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीज है, उसके साथ भी हमें इरिडोसेक्लाइटिस मिल सकता है। तो हमने एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी करानी है, आरएच फैक्टर कराना है, और एलई कराने हैं, जो विचारते हैं ल्यूपस एरिथेमेटोसिस सेल्स टेस्टिंग। इसके अलावा हम एंका टेस्टिंग भी आते हैं। एंका सिंपली एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, और इसको हम सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस के लिए टेस्ट करते हैं, ताकि ये देखें कि सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस एसोसिएटेड यूवेटिस तो नहीं है कहीं। These are the anti-nuclear cytoplasmic antibody testing, ठीक है। देन हम सीरम एस एंजाइम की टेस्टिंग भी करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की टेस्टिंग भी करते हैं। वाई, बिकॉज इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर एनी ग्रानुलोमेटस डिजीज। जब बॉडी में ग्रानुलोमेटस डिजीज हुई होती है तो इसका लेवल बढ़ जाता है, लाइक सार्कोडोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्रोसी है। तो सार्कोडोसिस में 80% ऑफ पेशेंट्स ऑल्सो हैव हाई लेवल ऑफ एस एंजाइम। देन हम स्किन टेस्ट भी करते हैं फॉर ट्यूबरकुलिन, फॉर हिस्टोप्लाज्मिन, फॉर पैथर्जी, टू चेक फॉर एनी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन। यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करनी होती है, एक्सरे करते हैं चेस्ट का, सैक्रोइलिक जॉइंट का, लंबर स्पाइन का, अगेन टू चेक कि कोई जैसे एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या कोई और ऑटोइम्यून बोन की या मसल की डिजीज़ तो नहीं है, तो वो भी आइडेंटिफाई होगी। इसके अलावा हम एचएलए टिश्यू टाइपिंग करते हैं। हम ये देखते हैं कि 50% ऑफ केसेस विद यूवेटिस आर पॉजिटिव फॉर एचएलए B27, ठीक है, इसलिए हम एचएलए B27 की टिश्यू टाइपिंग भी करते हैं। ओसीटी करते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करते हैं, क्योंकि मैकुलर एडिमा भी हुआ होता है अलॉन्ग विद यूवेटिस, तो हम उसको चेक करने के लिए करते हैं। विट्रस बायोप्सी करते हैं, अगर हम डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस दे रहे हों लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्ड ना करो तो हमें विट्रस बायोप्सी भी करनी पड़ जाती है। तो या दीज आर द इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, एंड ये मैंने आपको समझा दी है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं फॉर एक्यूट यूवेटिस या एक्यूट एंटीरियर यूवेटिस, जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन आपने याद रखने हैं। तो हमारे ट्रीटमेंट का एम ये होगा कि हम पेशेंट के सिम्टम रिलीव करें, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में होता है, उसको नज़र नहीं आ रहा होता ठीक से। इसके अलावा हम अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करें, जिसके लिए हमने इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस भी कराई हैं। इसके अलावा हम प्रिवेंट करें कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि इसकी वजह से ग्लूकोमा भी डेवलप हो रहा है सेकेंडरी, इसकी वजह से विजुअल एक्यूटी भी डिस्टर्ब हो रही है, तो हमने उसको कॉम्प्लिकेशन को भी ट्रीट करना है, ठीक है। जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है ना एंटीरियर यूवियाटिस के लिए या किसी भी तरह की यूवियाटिस के लिए, वो आपने याद रखना है, दैट इज़ माइड्रेटिक्स विद साइक्लोप्लेजिक ड्रग। इसको अपना अपने फिंगर टिप्स पे याद रखें, ठीक है, कि एंटीरियर यूवियाटिस का ट्रीटमेंट क्या है, माइड्रेटिक
ठीक है, प्यूपल को डायलेट करने के लिए, विद अ साइक्लोप्लेजिक जो स्पैज़म हुआ सिलरी बॉडी का उसको ट्रीट करने के लिए, साइक्लोप्लेजिक विद माइड्रेटिक या माइड्रेटिक विद साइक्लोप्लेजिक, ये मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर एंटीरियर यूवेटिस। आपने इसको नहीं भूलना, ठीक है, चाहे वो इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है, कोई भी फॉर्म है यूवेटिस की, उसमें हमने ये 2 ड्रग्स लाजमी देनी है। अच्छा, इसमें हम इंपॉर्टेंट माइड्रेटिक और साइक्लोप्लेजिक देते हैं, उसमें वी हैव एट्रोपिन सल्फेट 1% आई ड्रॉप देते हैं, या आई ड्रॉप की फॉर्म में देते हैं या ऑइंटमेंट की फॉर्म में लगाते हैं 2 to 3 टाइम्स पर डे एट्रोपिन सल्फेट। इसके अलावा हम होम एट्रोपिन आई ड्रॉप भी देते हैं 2% 2 to 3 टाइम्स पर डे। साइक्लोपेंटोलेट भी दे सकते हैं, जो कि हमारे पास होता है आई ड्रॉप की फॉर्म में 1% आई ड्रॉप होते हैं 3 to 4 टाइम्स पर डे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ड्रग्स होगी, एट्रोपिन सल्फेट 1%, होम एट्रोपिन 2% एंड साइक्लोपेंटोलेट अगेन 1%। तो ये आई ड्रॉप या ऑइंटमेंट की फॉर्म में देते हैं, ये हमारे पास माइड्रेटिक होते हैं या साइक्लोपेजिक होते हैं, ये दोनों एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं बेसिकली, ये 3 जो ड्रग्स हैं। और इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टू कंफर्ट एंड गिव रेस्ट टू द आई बाय रिलीविंग द स्पैज़म ऑफ द सिलरी बॉडी एंड आइरिस, इन दोनों का स्पैज़म रिलीव करते हैं। इसके अलावा डायलिटेशन करते हैं पीपल की टू प्रिवेंट द पोस्टीरियर साइनेकी फॉर्मेशन, टू ब्रेक द ऑलरेडी फॉर्म साइनेकी, टू प्रिवेंट सेकेंडरी ग्लूकोमा, और ये रिड्यूस करते हैं एक्सुडेट फॉर्मेशन को बाय डिक्रीजिंग द कैपिलरी परमेबिलिटी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट के रोल होते हैं माइड्रेटिक और साइक्लोप्लेजिक के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा स्टेरॉइड मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं अगर नॉन इन्फेक्टिव यूवेटिस, अगर हमें जो हमने वो किया है माइक्रोबायोलॉजी पे हमें इसके कोई ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली मीन्स कि ये नॉन इन्फेक्टिव यूवेटिस है। उसके केस में फिर हम स्टेरॉइड्स मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं या हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, उनको देख लेते हैं। स्टेरॉइड टॉपिकल आई ड्रॉप की फॉर्म में भी दे सकते हैं, लाइक प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन 4 to 6 टाइम्स पर डे। टॉपिकल आई ऑइंटमेंट की फॉर्म में देंगे एट बेड टाइम, और समटाइम हमें पेरी ऑकुलर इंजेक्शन तक लगाने पड़ सकते हैं स्टेरॉइड्स की, अगर वो जो टॉपिकल थेरेपी वो काम ना करे। उसमें फिर हम एंटीरियर सबकंजंक्टिवल इंजेक्शन देते हैं या सब्टिनोन इंजेक्शन देते हैं स्टेरॉइड के सिवियर केसेस। अच्छा, ये तो हो गए स्टेरॉइड। एंसर्स भी देने पड़ते हैं फॉर पेन रिलीव, ठीक है, या अगर अर्थराइटिस की वजह से हो रहा है तो भी वो भी देना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स ये अर्थराइटिस इंड्यूस्ड यूवेटिस भी होता है। तो अगर अर्थराइटिस आइडेंटिफाई हुआ या सिंपली पेन के लिए भी हम एंसर्स दे सकते हैं। सिस्टेमिक स्टेरॉइड भी देने पड़ते हैं, जैसे हम प्रेडनिसोलोन देते हैं 1 to 1.5 मिलीग्राम पर केजी अगर सीवियर केस है, ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट भी देने पड़ते हैं अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर स्टेरॉइड को, या पेशेंट यू कैन से ही इज़ नॉट सूटेबल एन ऑप्शन, स्टेरॉइड्स आर नॉट ए सूटेबल ऑप्शन फॉर हिम, तो हम एंटी मेटाबोलाइट दे सकते हैं लाइक एज़ाथियोप्रिन या मेथोट्रेक्सेट व्हेन यूवेटिस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू स्टेरॉइड और इफ द स्टेरॉइड्स आर नॉट टॉलरेबल बाय द पेशेंट, एज़ाथियोप्रिन और मेथोट्रेक्सेट जो कि एंटी मेटाबोलाइट है। साइक्लोस्पोरिन एंटी टी सेल इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, और ये भी हम दे सकते हैं। और अगर स्टेरॉइड से रेजिस्टेंट डेवलप हो गई है या हम एंटी मेटाबोलाइट नहीं देना चाहते तो हम साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी होती है इन केस ऑफ बेहसत सिंड्रोम। बेहसत सिंड्रोम इज ओकिलो ओरो जेंटल सिंड्रोम, जिसमें ओकुलर मैनिफेस्टेशन भी होती है, ओरल मैनिफेस्टेशन, हमें उसमें अल्सर भी मिल रहे होते हैं माउथ में, और उसमें जेंटल अल्सर भी मिल रहे होते हैं। तो उस केस में वो भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उसमें हम साइक्लोस्पोरिन देते हैं, तो इस केस में भी हेल्पफुल होगी। एंटीबायोटिक देते हैं अगर ये इन्फेक्टिव यूवेटिस है, उसमें फिर हम जो टॉपिकल ड्रॉप के फॉर्म में भी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक सिस्टमिक की भी दे सकते हैं, साथ में पेरी ऑकुलर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं एंटीबायोटिक्स का। इंट्रा स्टेरॉइड हम तब देते हैं जिसमें हम इंट्राविट्रल ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइट देना होता है हमने, वो तब देते हैं जब CMO या सिस्टोइड मैकुलर एडिमा डेवलप हो जाए और अनरिस्पॉन्सिव टू अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, तब हमने इंट्राविट्रल ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइट का इंजेक्शन लगाना होता है। सो ये है ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास माइड्रेटिक और साइक्लोप्लेजिक ड्रग में एट्रोपिन, होम एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट है, और हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। स्टेरॉइड्स में वी हैव प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन टॉपिकल फॉर्म, आई ड्रॉप फॉर्म में, आई ऑइंटमेंट फॉर्म में, पेरियोकुलर इंजेक्शन फॉर्म में, सिस्टमिक एंसिड्स एंड सिस्टमिक स्टेरॉइड्स, एंटी मेटाबोलाइट्स एंड साइक्लोस्पोरिन, एंटीबायोटिक्स एंड इंट्राओकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शंस है। सो या दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ एंटीरियर यूवेटिस। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।